हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में प्रतीक सोनी क्लासेस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 10 यूपी बोर्ड मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं की चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर के आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी संख्या होती है, जो हमारी संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। जो हमारी संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जो हमारी संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। पहले इसका प्रकार पहला वाला क्या है? वास्तविक संख्याएं। और दूसरा इसका प्रकार है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। तो जो हमारी संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप जहां तक चले जाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? जो काल्पनिक संख्याएं हैं वे क्या होती हैं? जो काल्पनिक संख्याएं हैं ना, वो जैसे मान लीजिए √-3, √-2, √-5। मतलब जो अंडर रूट में हो और उसके अंदर माइनस चिन्ह लगा हो, तो इस तरीके की जो संख्याएं होती है वे हमारी काल्पनिक संख्या होती है। ओके, क्लियर है। उसके बाद जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वे भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं, एक होती है परिमेय संख्याएं, और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि क्या है परिमेय संख्याएं और क्या है अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस परिमेय संख्या के लिए मैं एक स्पेशल बॉक्स बना लेता हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको पूरी डीप नॉलेज दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये आखिरकार है क्या। एक ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है। इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? इसमें एक कंडीशन भी है। वो क्या है कि जो हमारा Q है, Q यानी कि इसका हर, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी भिन्न का हर 0 हो जाए तो जो हमारी पूरी संख्या होगी वो अपरिभाषित हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई भी परिमेय संख्या है वो P/Q के रूप में होता तो है, परंतु उसका हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बात कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और उनका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे जैसे एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे जैसे √9, ठीक है, √9, √16, 3/4, 5/2, 6/2, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? ये सब हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार √9 तो बटे में है ही नहीं, तो ये परिमेय संख्याएं कैसी हो जाएंगी? जब √-9 है तो ये कहीं P/Q के रूप में लिखा है? जी सर, नहीं लिखा है। तब ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, जो √9 होता है उसका वर्गमूल क्या होता है? 3। अब इसका हर तो 1 होगा ही होगा, तो इसका मतलब √9 का मतलब 3/1 हुआ। ठीक है, 3/1, तो ये क्या है? P/Q के रूप में है, मतलब √9 भी हमारा परिमेय संख्या के श्रेणी में आएगा। ठीक है, उसके बाद √16 है, √16, इसमें भी 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4।
तो 4 और इसका हर 1 हो जाएगा, मतलब √16 का मतलब 4/1 हुआ। ये भी परिमेय संख्या में आएगा, इसलिए √9, √16, 3/4, 5/2, 6/2 कोई भी संख्या है अगर वो बटे में है हमारी p/q के रूप में, तो वो हमारी परिमेय संख्या में आएगी। क्लियर है इतना बात? और एक चीज और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए 2.3 पर ये रुक गया तो ये हमारा हो जाएगा शांत, ठीक है। और 2.333 मतलब एक जगह रुक गया तो ये हमारा शांत होगा, और अगर नहीं रुकेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत मतलब होता है, अशांत को हम लोग बोल सकते हैं अनावर्ती, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक गई है, ठीक है, तो वो उसे हम लोग शांत बोलेंगे, और पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं रुकी वही चलता जा रहा है आगे आगे, तो वो हमारा उसको हम लोग बोलते हैं अशांत या अनावर्ती, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा परिमेय संख्या के अंतर्गत। अब अपरिमेय संख्या में क्या होता है, देखिए अपरिमेय संख्या के लिए भी मैं एक स्पेशल बॉक्स बना देता हूँ। अब ये अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे जैसे √2, क्या हम लोग इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मतलब जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वे हमारी परिमेय संख्या होती हैं, और जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सब जो भी है हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों? रीजन, क्योंकि ये p/q के रूप में हम लोग इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। इतना बात तो आप लोग को क्लियर ही हो गया कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा उसका q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं वे क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार। अब जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारी परिमेय संख्याएं है ना वो भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, चलिए बताता हूँ। देखिए जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला, ठीक है, पहला क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। और तीसरा होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तीसरा होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो जो हमारा परिमेय संख्या होती है वो 3 प्रकार की होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब मैं आपको इन तीनों के बारे में डीप में बताता हूँ। जैसे कि देखिएगा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो पूरी पूरी होती है। पूरी पूरी का क्या मतलब है, पूरी पूरी का मतलब है जो पॉइंट में ना हो, ऐसी संख्याएं को पूरी संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब होता है पूरी पूरी संख्या जो पॉइंट में, जैसे कोई भी संख्या पॉइंट में लिखा है 4.3, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि पॉइंट में है ना। तो जो संख्या पूरी पूरी होती है जैसे 24, 32, 33, ये सब हमारी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमारी शुरू होती है 0 से, ठीक है। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से होती है, शुरू होती है 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं ये भी पूरी पूरी, तब पूर्णांक क्या होगा, मैंने बताया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं जो पूरी पूरी होती है, तब पूर्णांक संख्याएं क्या होगा, ये भी पूरी पूरी होती है। तब दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी तो जानना जरूरी है आप लोगों को। देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती है। लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो -, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे स्टार्ट होती है। मतलब उसमें क्या था कि पूरा पूरा था, इसमें भी पूरा पूरा था, इसमें भी, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा था लेकिन इसमें 0 के और पीछे से स्टार्ट होगा, 0 के और पीछे से, अर्थात
माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, ठीक है, माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप कुछ भी ले सकते हैं, बट वो पॉइंट में ना हो तो वो हमारा पूर्णांक संख्या होंगी, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स भी बोलते हैं, जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या पूर्णांक संख्या। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती है, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो आशा करता हूँ कि आपको परिमेय संख्याएं के तीनों भाग हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार मैं आपको इस पूरे संख्या के फ्लो चार्ट को अच्छे से समझा दूं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो देखिएगा, जो हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। जो संख्याएं होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। काल्पनिक संख्याएं जो अंडर रूट में माइनस में होता है, ठीक है, क्लियर है। अब जो वास्तविक संख्या होती है वो भी हमारी दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p/q में लिख सकते हैं और उसका q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये हमारी कुछ इस तरीके से होती है जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये हमारी हो जाती है अपरिमेय संख्या है। इसमें मैंने एक चीज और बताया था कि जब पॉइंट के बाद कोई डिजिट रुक जाता है एक जगह तो हमारा शांत में आता है, और पॉइंट के बाद वो चलता रहता है तो हमारा अशांत या अनावर्ती में आता है, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जो हमारी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी तीन प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी परिमेय संख्या? तीन प्रकार की होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्या है? पूर्ण संख्या है। पहला क्या है? पूर्ण संख्या है, दूसरा पूर्णांक संख्या और तीसरा प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है वो पूरी पूरी होती है, पॉइंट में नहीं होती, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं भी पूरी पूरी होती है, पॉइंट में नहीं होती है। बस इसमें फर्क क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, 0 के और पीछे होता है माइनस इनफाइनाइट, फिर माइनस से प्लस तक पूरा चला जाता है। फिर आता है प्राकृतिक संख्या है, जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होता है और चला जाता है अनंत तक, कोई भी आप ले सकते हैं बट प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। ये हो गया हमारा पूरा प्राकृतिक संख्या है। आशा करता हूँ अगर आपको ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में आया होगा तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ओके। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा ना आपको कि मतलब बस इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट किताब का ही रहेगा और मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट कर कराऊंगा। आप लोग उसका अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और आशा करता हूँ कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब जो चैप्टर है, मैंने इस चैप्टर में आपको संख्याओं का पूरा ज्ञान बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको संख्याओं का पूरा ज्ञान बता दिया है। अब हम इस चैप्टर के सूत्र की चर्चा करते हैं। इसमें ज्यादा सूत्र है ही नहीं, मात्र 2-3 गिने चुने सूत्र होंगे, बट जो भी सूत्र है काम का है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला सूत्र है, मासा गुणे में लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमारा पहला सूत्र क्या है? मासा गुणे में लासा बराबर पहली संख्या मतलब और गुणे दूसरी संख्या। अब इसमें क्या क्या रहा है? कोई भी आप दो संख्याएं लीजिए, कोई भी दो संख्याएं लीजिए, उनका मासा निकालिए और उसके बाद उनका लासा निकालिए, ठीक है। उनका मासा निकालिए और लासा निकालिए, इन दोनों को कर दीजिए गुणा, तो आपके पास जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये सूत्र यही कह रहा है। कोई भी दो संख्याएं लीजिए, उनका आप मासा निकालिए और लासा निकालिए और उन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा वो हमारी उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। ये सूत्र यही कहता है और इस सूत्र से रिलेटेड अभी आपको बहुत सारे आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये सूत्र आपको अच्छे से आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र हमारा क्या होता है, ठीक है। जो हमारा दूसरा सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या ली और उसको किसी भी संख्या में मैंने भाग किया, ठीक है ना।
मैंने कोई भी संख्या ली और उसमें किसी संख्या का भाग किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, नीचे बचा 2। अब जो हमारा ये है नहीं, ये 18, ये है क्या, ये होता है हमारा भाज्य। क्या होता है, भाज्य। और जो हमारा ये है, ये हमारा है भाजक। क्या है, भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो हमारा भाजक होता है, और भाग करने पर जो आता है वो हमारा होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। और भाग करने के बाद जब पूरा कर लिया जाता है, जो लास्ट में बचता है ये हमारा होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। मतलब आप सर ये बताना चाहते हैं कि कोई भी संख्या है उसमें किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो जो आएगा उन सभी का नाम क्या क्या होता है। तो जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है भाजक होता है, और जो भाग करने पर जो आता है वो भागफल होता है, और जो बचता है लास्ट में वो हमारा शेषफल होता है। अब देखिए, मैं भाज्य को उठा रहा हूँ, मैंने भाज्य को उठाया, बराबर लगाया। अब मैं भाजक को उठा रहा हूँ और उसका गुणा भागफल में, मैंने भाजक उठाया और उसका गुणा मैंने भागफल में किया, और उसमें मैंने शेषफल को जोड़ दिया। तो देखिएगा 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 और 2 18। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? हाँ सर इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये सूत्र यही कहना चाहता है कि किसी भी जब भाग का पूरा प्रोसेस होता है उसमें जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योगफल के बराबर होता है। आप भाजक और भागफल को गुणा करिए, उसमें शेषफल को जोड़ दीजिए तो वो हमारा भाज्य के बराबर आ जाएगा। मतलब ये सूत्र आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र यही कह रहा है, भाज्य हमारा भाजक भागफल के गुणनफल और शेषफल के योगफल के बराबर होता है। तो ये दोनों सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। ये हमारा होता है क्या, भाज्य होता है, ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भागफल, और ये वाला होता है हमारा शेषफल। ओके, क्लियर है? भाज्य जो होता है, जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये सूत्र बताता है कोई भी दो संख्याएं लो, उसका मासा लासा निकाल कर उसको गुणा कराओ और संख्याओं का गुणा कराओ, वो दोनों आपस में बराबर हो गए। और ये वाला क्या है, भाज्य जो है वो भाजक भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। ये दोनों सूत्र आप लोग उतार लीजिएगा, क्योंकि अभी इन दोनों सूत्रों से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे और आपको सवाल लगाने में काफी आनंद का अनुभव होगा आपको। ठीक है, तो ये आप दोनों फॉर्मूला अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे वाले टॉपिक की चर्चा कर सकूं। ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से उतार लीजिए। समझ में आ गया ना आप लोग को? ये दोनों सूत्र है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये दोनों सूत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सूत्र उतार लीजिएगा। और ये केवल आपको समझाने के लिए था कि क्या क्या इसमें क्या होता है। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे वाले टॉपिक की चर्चा करता हूँ। ठीक है, ये सभी सूत्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी सूत्रों को उतार लीजिए और फिर मैं आगे वाले टॉपिक की चर्चा करता हूँ। ओके, ये अच्छे से उतार लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मैंने आपको इस चैप्टर में जो सभी संख्याओं का ज्ञान था वो सारा संख्याओं का ज्ञान बता दिया। उसके बाद जो भी फॉर्मूलाज थे वो सारे सूत्रों को मैंने बता दिया। और अब मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन ये है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा मत, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। और देखिए ये 2022 में आया हुआ, 23 में, 24 रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है सवाल में, अब डरिएगा मत। ठीक, क्या कहा कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है,
इसमें कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया था, तो मैं ऑप्शन नहीं उतार रहा हूँ टाइम की कमी के कारण। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर करवाई दे रहा हूँ। कैसे होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कैसे होगा। देखिए 156 हो गया, ठीक है, इसको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसका हम ऐसे करेंगे, काटिए, 2 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, एक बचा, ये 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काटे, 2 3 6, एक बचा 18, 2 9 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए तो हो जाएगा 13। अब ये डायरेक्ट 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग 2 गुणे 156 बराबर 2 गुणे, फिर 2 गुणे, फिर 3 गुणे और फिर 13। तो क्या हम 2 गुणे 2 की 2 गुणे 2 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। और 3 का 3 लिख दीजिए और 13 का 13, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ था ही नहीं, और ये बोर्ड एग्जाम में देखिए 3-4 बार लगातार आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, अपने सेकंड क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपने सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 और 117 का जो HCF है उसको 65 m माइनस 117 के रूप में लिखिए। ठीक है, 65 m माइनस, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ सवाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की चर्चा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 65 और 117 का जो HCF है उसको आप निकाल लीजिए, और फिर उसको 65 m माइनस 117 के रूप में लिख देना है। और ये सब करने के बाद हमको m का मान निकालना है, हमको m का मान निकालना है कि आखिरकार m का मान होगा क्या। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डरिएगा मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 65 और 117 का HCF निकाल लेंगे। तो देखिए निकाल लेता हूँ मैं, 65 और 117, इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। काटिए इसको, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है ना, नहीं नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा डायरेक्ट 5 से, 5 को 13 से हो गया, और फिर 13 बन जा 13। ठीक है, इसको भी काटिए, 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 2 बचा 27, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये फिर से 3 से कटेगा, 13 हो जाएगा, और फिर ये अब 13 से कटेगा। अब देखिए HCF में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है, अब इसमें कॉमन 13 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या है, वो है 13। ठीक है, मतलब मैंने इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लिया है। ठीक है, इतना काम हो गया, समझ में आया। मैंने खाली इन दोनों संख्याओं का भी HCF निकाला। अब कहा इस HCF को इसके रूप में लिखना है, मतलब 65 m माइनस 117, इसको हमें इसके रूप में लिखना है, मतलब इसको 13 के बराबर कर देना है। ठीक है, समझ में आया। इस सवाल में बस इतना ही कहा गया था, इन दोनों का HCF निकालो, इसको इसके बराबर रख दो। तो मैंने वही अभी काम किया है, कुछ अलग से नहीं किया है। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे, 65m बराबर 13, ये माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा। तो 65m बराबर 117 और 13 कितना होता है, 117 13 हो जाएगा 130। ठीक है, 117 13 130। अब इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो m बराबर हमारा कितना आ गया है, 2 आ गया है। m बराबर कितना आ गया है, 2। यही हमारा हो जाएगा आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया, 65 और 117 का HCF निकाला और उसको इसके बराबर रख दिया, और इसको पक्षांतर किया, इसको जोड़ा और इसको काटा, m बराबर हमारा 2 आ गया। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं दावा करता हूँ आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए शुरू करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की चर्चा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर ए बी स्क्वायर और Q बराबर ए क्यूब बी, जबकि ए व बी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और तब हमें P और Q का एलसीएम निकालना क्या होगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा कभी भी हमें एलसीएम पूछे पहले तो हम ये दोनों उतार देते हैं। हमें एक दे रखा है P बराबर ए बी स्क्वायर और एक दे रखा है Q बराबर ए क्यूब बी। हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस सवाल देखने में जितना बड़ा है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। क्या है ना, देखो एलसीएम पूछा है। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी घातें उठाते हैं। अब बताइए ए और ए क्यूब में बड़ी घातें किसकी है? ए क्यूब की। तो हम लोग इसलिए लिखेंगे ए क्यूब। और बी स्क्वायर और बी में बड़ी घात किसकी है? बी स्क्वायर की। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर। बस हमारा आंसर यही हो गया दोस्तों। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आपको लगा होगा इतना 2-3 लाइन का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, कुछ नहीं। मैंने P बराबर उतारा और Q बराबर उतारा। हमें एलसीएम कहा था तो दोनों में से मैंने बड़ी बड़ी घात वाला उठाया। A और A क्यूब में बड़ी घात A क्यूब की है तो A क्यूब उठाया। B स्क्वायर और B में बड़ी घात B स्क्वायर की थी तो मैंने B स्क्वायर उठाया। ये हो गया एलसीएम। अगर हमसे कह देता कि बता दो भाई इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तब हम लोग छोटी छोटी घातें उठाते हैं। ठीक है, ए क्यूब और ए क्यूब और ए में छोटी घातें किसकी है? ए की। तो ए उतार लेंगे। और बी क्यूब, बी और बी स्क्वायर की बड़ी घातें, सॉरी बी और बी स्क्वायर की छोटी घातें क्या है? बी वाली की है तो इसलिए तब बी वाली। तब हमारा हो जाता है एचसीएफ ए बी। ठीक है, एलसीएफ में बड़ी बड़ी घातें उठाएंगे और एचसीएफ में छोटी छोटी घातें उठाएंगे। बस यही हो गया। हमारा सवाल में कहा था कि हमें एलसीएम बता दो, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम बड़ी बड़ी घातों को उठाएंगे। एक ए की पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर ए की पावर 3 है तो ए की पावर 3 वाला ही तो बड़ा होगा। तो पहले बड़ी घात ये उठा लिए, फिर बी और बी स्क्वायर में बी स्क्वायर बड़ा तो बी स्क्वायर वाला उतार लिए। बस यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ पूछा नहीं था तो इसलिए इसमें खाली एलसीएम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा सवाल आपको समझ में आया होगा और आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक ठोक दीजिए और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है हमें ए का मान ये दे रखा है, बी का मान ये दे रखा है, तब हमसे ए व बी का एचसीएफ पूछना है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपको एचसीएफ निकाला जाता है ना, जब आपको वो एचसीएफ निकालना होता है तो आप लोग छोटी छोटी घातों को उठाते हैं। अब बताइए, पहले मैं दोनों को लिख देता हूँ कि ए बराबर क्या दे रखा है। ए बराबर दे रखा है 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 4, यही तो दे रखा है। और बी बराबर क्या दे रखा है? 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5। ओके, हमें ए और बी का मान यही तो दे रखा है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी घातों को उठाते हैं। अब बताइए 2 की घात 2 और 2 की घात 3 दोनों में कौन सा छोटा है? 2 की घात 2 ही वाला तो छोटा है, तो इसलिए 2 की घात 2 लिख लेंगे, फिर गुणे लगाएंगे। अब बताइए 3 की घात 2 और 3 की घात 3 दोनों में कौन सा छोटा है? 3 की घात 2 वाला छोटा है सर, बिल्कुल। तो 3 की घात 2 वाला हो गया। अब बताइए 5 की घात 1, 5 की घात 1 और 5 की घात 4 में कौन सा छोटा है? सर 5 वाला छोटा है, 5 की घात 1 वाला छोटा है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 की घात 1 मतलब 5। मतलब मैंने दोनों में से ऊपर नीचे में से जो सबसे छोटी घात वाली थी उसको मैंने उठा लिया। अब इसको आप लोग गुणा करा लीजिए। 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9 और फिर 5। 9 का 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और ये हो जाएगा 5, 36 पंचे कितना आ जाएगा? 5 6 30 के जीरो हासिल आया 3, 5 थे 15 3 18। ये हो जाएगा हमारा 180 परम सत्य आंसर। मतलब कुछ नहीं किया मैंने, ए उतारा बी उतारा। ठीक है, दोनों में जो छोटी छोटी घातें थी उसको मैंने उतारा। दोनों में से छोटी घात इसकी थी तो मैंने इसको उतार दिया, इन दोनों में से इसकी थी तो इसको उतार लिया, इन दोनों में से इसकी थी तो इसको उतार लिया, फिर सारा गुणा करा दिया, हमारा 180 आंसर आ गया। और यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। बहुत ही ज्यादा
अंक बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। ये आपका जब बोर्ड एग्जाम आएगा ना तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भले इसके अंक बदल जाए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई भी दो संख्या है उसका हमें लासा दे रखा है और उन्हीं दो संख्याओं का हमें मासा निकालना है। अब इस संख्या को, इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए अगर हम ऐसे करने बैठ गए ना, अगर हम ऐसे करने बैठ गए तो पूरा टाइम निकल जाएगा, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको फिर दिक्कत हो सकता है। तो अब यहाँ पर जब ये लगाएंगे नहीं तब हम लोग क्या करेंगे सर, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो याद करिए वो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, मासा गुणे में लासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ठीक है। ये मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था। अब इसमें हमें मासा तो निकालना ही है तो हम इसको x मान लेते हैं और लासा हमें दिया हुआ है 3168 बराबर पहली संख्या क्या है 132 और दूसरी संख्या क्या है 288। इतना समझ में आया। मैंने वो सूत्र लिखा, हमें मासा निकालना था तो हमने x मान लिया, लासा दे रखा था तो लासा उतार लिया, पहली संख्या 132 थी 132 लिख लिया, दूसरी संख्या क्या है 288 तो 288 लिख लिया। अब x का वैसे ये गुणे में था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ये मैंने उतारा, ये गुणे में था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन आगे करनी पड़ेगी, मैंने पहले से कैलकुलेशन किया हुआ है तो मेरे को याद है, ये कटेगा यहाँ से तो हो जाएगा ये 24, ठीक है, और 24 से कटेगा तो हो जाएगा 12। तो हमारा जो टोटल कुल मिलाकर जो मासा आता है वो कितना आ जाता है 12। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, मैंने सिंपली सूत्र लिखा, हमें तीन वैल्यूज दे रखी थी, लासा दे रखा था तो लासा रखा, पहली दूसरी संख्या दे रखी थी पहली दूसरी संख्या लिखा, मासा में निकालना था तो इसकी जगह पर मैंने x मान लिया। अब x का वैसे लिखा और ये भी पूरा वैसे लिखा, ये गुणे में था तो नीचे आ गया बटे में, मैंने इसको इससे काटा 24 आया, इसको इससे काटा 12 आया। तो इस तरीके से x मैंने मासा को मान रखा था तो मैंने इसको वैसे मासा लिख दिया, तो मासा बराबर हमारा क्या आ गया 12। तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, तब हम चर्चा करते हैं आगे की। तो दोस्तों मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब मैं आगे की जो चर्चा है वो अगले क्लास में करने वाला हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।